अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो कोरोना कहानियाँ है और कोरोना कहानियाँ है तनवीर सलीम बेताब साहब की किताब और ये उनकी तीसरी किताब है। इससे पहले सदाबा सहरा उनके रेडियो कॉलम्स का मजमूआ, अखबारी कॉलम्स का मजमूआ शाया हो चुका है। फिर उनकी दूसरी किताब लफ्ज़ बोलते हैं जो मुख्तसर कहानियों पर मबनी एक किताब थी, वो भी शाया हो चुकी है और उसमें से कहानी भी मैंने सुनाई है जो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। और अब ये तीसरी किताब मेरे हाथों में है और इस किताब की ख़ास बात यह है कि जब ये शाया हो रही थी उससे पहले ही मेरे पास आ चुकी थी राय लिखने के लिए। तो मेरी खुशनसीबी है और मेरे लिए एजाज़ है कि इस किताब में मेरी राय भी मौजूद है, यानी इस किताब के ऊपर जो राय लिखी थी वो किताब में शामिल है। तो कोरोना कहानियाँ असल में मुख्तसर सी कहानियाँ और बहुत शगुफ्ता भी हैं और कुछ उदास भी हैं। मुख्तसर राय जो मैंने कलमबंद की है किताब के ऊपर, उसमें से चंद सतूर आपको सुनाना चाहती हूँ। साल रवा में पूरी दुनिया आलमी वबा कोरोना की लपेट में है। वबा ने इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू और शोबे को मुतासिर किया है। अदब का शोबा भी वबाई माहौल के ज़ेर असर है। पूरी दुनिया में अदबा और शोरा ने इस वबाई सूरत हाल पर शायरी और कहानियाँ कलमबंद की हैं और मुस्तकिल लिखी भी जा रही हैं और मुस्तकबिल में भी लिखी जाएंगी। तनवीर सलीम बेताब साहब ने भी इस मौजू पर अपनी मुख्तसर कहानियों के ज़रिए कलम उठाया है और मतनू इक़साम की कहानियाँ लिखकर सूरत हाल को दिलचस्प और दिलगीर तौर से उजागर किया है। एक कहानी हंसाती है तो दूसरी रुला देती है। कहानियों के किरदार समाज में मौजूद हैं और किसी तौर वो वबा से बराह रास्त या बिलवास्ता मुतासिर हुए। तनवीर सलीम बेताब ने बखूबी किरदारों को निभाया है और यही मुसन्निफ़ का ख़ासा होता है कि वो माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करे और कारी लुफ्त अंदोज़ हो। एक मुख्तसर कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब की है कोरोना कहानियाँ से, और मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। आप लोग किताब मंगवा भी सकते हैं, मैं नंबर जो है दर्ज कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर किताब मंगवाइए और आपकी कलेक्शन में कोरोना कहानियाँ का इजाफ़ा होगा। कहानी का उन्वान है कैदी। डॉक्टर साहब बड़े इत्मीनान से घर बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके पास आई। अपने हाथ में पकड़ी मटरों से भरी टोकरी और एक अदद खाली ट्रे डॉक्टर साहब के सामने मेज़ पर रखते हुए बोली, टीवी देखते हुए साथ साथ ये मटर भी निकालते जाएं। डॉक्टर साहब ने बेबसी से नज़र उठाकर अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो दोबारा उनसे मुखातिब हुई, डॉक्टर साहब ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 52 साल डॉक्टर साहब PhD डॉक्टर थे। वो एक मकामी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। माहिर तालीम होने के साथ साथ डॉक्टर साहब मुल्क के मारूफ शायर, अदीब, मुहक्किक और दानिश्वर भी थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ गुजारी थी। सुबह सुबह कॉलेज चले जाते, कॉलेज से वापस आकर कुछ देर आराम करने के बाद वो दोबारा घर से रवाना हो जाते। मुख्तलिफ इल्मी अदबी तकरीबात में शिरकत करते, रेडियो और TV के लिए प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग्स, आर्ट्स काउंसिल की मीटिंग्स और शाम के बाद बड़ी बाकायदगी से होटल की लाइब्रेरी में बैठना उनकी मसरूफियात थी। घर में बीवी और बच्चों को वो कभी भी मुनासिब वक्त ना दे सके थे, मगर गुज़िश्ता 1 माह से वो मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए हुकूमती लॉकडाउन की वजह से घर पर रहने पर मजबूर थे। तमाम तालीमी इदारों की तरह उनका कॉलेज भी बंद था। हर तरह की इल्मी, अदबी, सकाफती सरगर्मियाँ बंद थीं। शादी तक की तकरीबात पर पाबंदी थी। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए 4 या 4 से ज़ायद अफराद के किसी भी जगह जमा होने पर पाबंदी थी। इंतहाई ज़रूरी काम के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त न थी। ऐसे में डॉक्टर साहब कहाँ जाते, क्या करते? चारों नाचार घर में वो अपनी बीवी के चुंगल में फंसे हुए थे। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए वो कुछ इल्मी व अदबी काम करना चाहते थे, मगर वो ऐसा कर ना सके थे। एक दिन वो कागज़ कलम लेकर कुछ लिखने बैठे ही थे कि घर की काल बेल बज उठी। अपनी बीवी के कहने पर वो उठकर बाहर देखने गए कि कौन है। दूध वाला दूध देने आया था। बेगम साहब का इरशाद हुआ, ये बर्तन लीजिए और दूध लेकर आ जाइए। जो वापस दूध लेकर आया तो बर्तन से दूध छलक रहा था, जिसे देखते ही बीवी ने कहा, डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी भर लिखने पढ़ने के अलावा कोई काम भी सीख लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार फिर से लिखने बैठे तो ख्यालात को जमा किया। अभी चंद सतूरी लिखी थी कि घर के बाहर सब्जी फरोश आन पहुंचा। उसकी सदा सुनते ही डॉक्टर साहब की बेगम ने दूर से पुकार कर कहा, डॉक्टर साहब उठकर पहले सब्जी ले लें। डॉक्टर साहब ने जो सब्जी खरीद फरमाई उसमें उनकी बीवी ने 10 नुक्स निकाल दिए। डॉक्टर साहब एक बार फिर राइटिंग टेबल पर आ बैठे थे। अभी चंद ही सफ़े लिखे होंगे कि उनकी बेगम ने उन्हें एक बार फिर पुकारा। वो उठकर गए तो बेगम बोली, डॉक्टर साहब मैं पकड़ाती जाती हूँ और आप ये कपड़े तार पर डालते जाएं, मेरा तो हाथ तार तक जा ही नहीं रहा।
ये सब कुछ डॉक्टर साहब के साथ गुज़िश्ता महीने भर से हो रहा था। 1 महीने में ही उनकी बीवी ने उनसे घर का तकरीबन तमाम काम करवा लिया था। काम तो काम रहा, घर में आराम भी मैसर ना था। डॉक्टर साहब टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रहे होते तो बेगम कहती, ज़रा उठकर ड्राइंग रूम में हो जाए, मुझे यहाँ सफाई करनी है। जब वो ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे होते तो बेगम का इरशाद होता, आप ज़रा बेडरूम में चले जाएं, मैं इधर डस्टिंग कर दूँ। डॉक्टर साहब बेडरूम में सोए हुए होते तो उनके पीछे से उनका कशाना हिलाया जाता और कहते, ज़रा उठिए, आज बेड शीट जो धोनी है, भाई वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल से तंग आ चुके थे। उन्हें कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करें, और मटर निकालने के साथ साथ वो इस सूरत हाल से निकलने का हल भी सोच रहे थे। अगले दिन अचानक उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी और उनके घर की बेल बजाई। डॉक्टर साहब की बेगम ने गेट पर आकर पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो डॉक्टर साहब को करंतना मरकज़ ले जाने के लिए आए हैं। उन्हें हेल्पलाइन पर शिकायत मौसूल हुई है कि डॉक्टर साहब कोरोना के मशकूक मरीज हैं। बेगम ये सुनकर घबरा गई और डॉक्टर साहब को बात बताने के लिए अंदर आई तो डॉक्टर साहब कपड़े तब्दील करके करंतना मरकज़ जाने के लिए तैयार थे। वो उठे, अपना बैग उठाया और बड़े इत्मीनान से एम्बुलेंस में बैठकर करंतना मरकज़ चले गए। डॉक्टर साहब की बेगम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्हें डॉक्टर साहब के इत्मीनान पर हैरत हो रही थी। अचानक घर के पीटी सेल फोन की घंटी बजी। बेगम साहबा ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोरोना हेल्पलाइन वाले थे। वो पूछ रहे थे कि इस टेलीफोन नंबर से कोरोना के जिस मशकूक मरीज की इतला दी गई थी, क्या महकमा हेल्थ का अमला उसे करंतना मरकज़ ले गया है। डॉक्टर साहब की बेगम को सारी बात समझ में आ गई थी। गोया डॉक्टर साहब ने अपनी कैद बामुशक्कत को सादा कैद में तब्दील करवा लिया था। ये थी एक दिलचस्प छोटी सी कहानी। मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ भी इस किताब में मौजूद हैं। आप इस किताब को ज़रूर मंगवाइए और पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।